नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट की शुरुआत आज करेंगे मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर आए दिन कस्टम विभाग के हाथ कुछ ना कुछ जरूर लग रहा है और इस बार भी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हाथ लगाई है, क्योंकि यहां आपको बता दें कस्टम विभाग ने करोड़ों की कोकेन ड्रग्स को बरामद कर लिया है। अब बताया जा रहा है कि कस्टम ने करीब 2.81 किलो की ड्रग्स को पकड़ा है, जिसके आपको बता दें कि इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी है उसके लिए अपने संवाददाता से अभी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि वही ड्रग्स है जिसे कस्टम विभाग ने बरामद किया है। चेकिंग के दौरान ये ड्रग्स पकड़ी गई है और करीब 2.81 किलो की जो ड्रग्स है उसे बरामद किया है। कोकेन ड्रग्स को बरामद किया गया है मुंबई एयरपोर्ट से। और हाल ही में ये ड्रग्स की जो बरामदगी है इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। से पहले भी कस्टम विभाग ने कई बार इस तरह के कोकेन ड्रग्स को बरामद किया है। हेरोइन बरामद की गई है। कई अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थ को वहां से जब्त किया जा चुका है। और इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है मुंबई से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी खेप को यहां पर जब्त किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिरीष उपाध्याय हमारे कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिरीष से जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ और जानकारी है। शिरीष, इस ड्रग्स के बारे में क्या कुछ और जानकारी है इस बरामदगी को लेकर? अभी तक इसके अंदर यही जानकारी मिली है कि कई करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर मिली है। और पल्लवी जी, इससे पहले भी लगातार आप लोग खबरों में लोग देख भी रहे होंगे कि मुंबई एयरपोर्ट से इस समय ड्रग्स के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। और लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, सीआईयू द्वारा इन ड्रग्स को पकड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये ड्रग्स भी पकड़ी गई है जिसको की कोकीन बताई जा रही है और जिसकी मात्रा करोड़ों में है। और जिनको पकड़ा गया है उनसे ये पकड़ करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसकी डिलीवरी यहाँ किसको दी जाने वाली थी और ये ड्रग्स किसके द्वारा यहाँ भेजी गई है। तो शिरीष, ये जो आरोपी पकड़ा गया है वो कहाँ से ट्रैवल कर रहा था, कहाँ से उसने जो है फ्लाइट ली? नहीं, इसकी अभी हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है एनसीबी की तरफ से, क्योंकि अगर वो हम लोगों को इस सब की जानकारी देंगे तो उनका ऐसा बोलना है कि इससे जांच उनकी प्रभावित होगी। हो सकता है कि आज शाम तक इसके बारे में पूरी जानकारी वो लोग दें। जी शिरीष, क्या और कुछ पता लग पाया कि क्या ये जो आरोपी किसी सिंडिकेट का पार्ट था या फिर वो इंडिविजुअल तरीके से ये ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था? नहीं, अमूमन जानकारी यही होती है कि ये सारे जो लोग ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं इस समय, ये कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन कंट्री से लेकर के आ रहे हैं। और ये पूरा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है छोटा दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई जो है अनीस इब्राहिम, उसी अनीस इब्राहिम के माध्यम से ये पूरा ड्रग्स का रैकेट चलाया जाता है। वो लोग अभी इस समय ड्रग्स के धंधे में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के बजाय ट्रांसपोर्ट करने के लिए साउथ अफ्रीकन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो शिरीष, क्या जो ये आरोपी पकड़ा गया है ये भी कोई विदेशी नागरिक ही है या फिर भारतीय मूल का ही कोई शख्स है जिसे पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ? सूत्रों से जानकर के जो जानकारी अब तक मिल रही है उससे तो यही जानकारी मिली है कि विदेशी नागरिक है और किसी साउथ अफ्रीकन किसी कंट्री का है। जी तो शिरीष, सिर्फ मुंबई ही नहीं कुछ और इलाकों में भी जो है ड्रग्स को इस तरह से पकड़ा गया, विदेशी नागरिकों को उनके पास से जब्त की गई है। तो क्या ये पूरा रैकेट है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है कि अलग अलग एयरपोर्ट से ड्रग्स को शहरों में लाया जा रहा है? और क्योंकि त्योहार भी अभी रहा है न्यू ईयर, उस दौरान भी कई इस तरह के सिंडिकेट सामने आए थे। ऐसा है कि जब इंडिया में ड्रग्स लाने के लिए या तो फ्लाइट रूट से लेकर के आ सकते हैं या समुद्र के रास्ते से आ जाता है। और इसके अलावा अगर और कहीं कोई रास्ता है तो वो बसता है वो राजस्थान बॉर्डर। ये 3 जगहों से बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स यहाँ आती है, जिसमें सबसे ज्यादा इजीली लोग कोशिश करते हैं कि इजी और तेजी से ज्यादा क्वांटिटी जो होती है वो पोर्ट से आ जाती है। पोर्ट के बाद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इनको फ्लाइट्स का ही होता है कि फ्लाइट से लोग पास हो जाएं। और साउथ अफ्रीकन देशों में बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसों में इस तरह के ट्रांसपोर्टर गैंगस्टर्स को या आप बोलिए माफिया को मिल जा रहे हैं। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से ही लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है कि आप ड्रग्स लेकर के हिंदुस्तान के लिए जाइए। तो काफी दिल्ली में पकड़ी जा रही है, मुंबई पकड़ी जा रही है और मद्रास से भी पकड़ा जा रहा है। तो शिरीष, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये केस जो सामने आया है, पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पता चल पाया कि किस तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही थी? क्योंकि हम यहाँ विजुअल जो देख पा रहे हैं, एक बैग है जिसके अंदर उसको फाड़ कर उसमें से कुछ निकाला जाए पदार्थ। क्या इसके अलावा भी किसी और सामान में उसने इस तरह से ड्रग्स को रखा गया था?
किसी न किसी तरह ड्रग्स को कभी जूते में छिपा करके, कभी चश्मे के इसके अंदर चश्मे की जो डंडी होती है उसमें छुपा करके, कभी बैग के अंदर, कभी बैग की व्हील्स के अंदर छुपा करके, इसी तरह के अलग अलग तरीके का इस्तेमाल तस्कर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारी जो एजेंसियां हैं उनको बाकायदा जानकारी मिल जा रही है और उनकी जानकारी और उनकी खुफिया विभाग की सफलता ही है कि लगातार कोई भी ड्रग्स यहाँ पे इंटर नहीं कर पा रही है और उसको कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, पकड़ लिया जा रहा है। तो सुरेश, इस जी मामले पल्लवी जी। में क्या कुछ पहले से ही जानकारी कस्टम विभाग के पास थी या फिर चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर इस शख्स की चेकिंग हुई है? नहीं, ये जानकारी जो है कस्टम विभाग कम से कम पत्रकारों के साथ में साझा नहीं करते हैं। लेकिन जो 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 सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ऐसा ही है कि इस तस्कर के बारे में पहले से ही जानकारी थी किसी सूत्र के माध्यम से, और इसीलिए इसे इंटरसेप्ट किया गया और इसकी गहराई से जब जांच की गई तो इसके सूटकेस में हेरोइन मिली है, कोकीन मिली है। तो शिरीष, इस कोकेन की क्वालिटी के बारे में अब तक कोई जानकारी लग पाई है जिससे ये पता लग सके कि ये जो पदार्थ है ये कहाँ का है और किधर से ये सप्लाई हो रहा था? एनसीबी की तरफ से और सीआईयू की तरफ से, एयरपोर्ट के जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है इसकी तरफ से आज शाम 6 बजे के आसपास इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। अब उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि ये ड्रग कौन भेजा था, इसको यहाँ कौन रिसीव करने वाला था, इसकी क्वालिटी क्या थी और इसका क्या इस्तेमाल किया जाने वाला है, यानी कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला था। सुरेश, अमूमन क्या होता है कि जो लोग इस तरह से ड्रग्स लेकर आते हैं तो उन्हें ज्यादा जानकारी होती नहीं है, उन्हें बस टास्क दिया जाता है, टास्क की तरीके से उनसे स्मगलिंग कराई जाती है कि उन्हें ये जाकर किसी एक शख्स को देना है। तो क्या लगता है कि इस आदमी से कोई ज्यादा जानकारी पुलिस को मिल पाएगी और कस्टम की टीम को मिल पाएगी कि आखिर ये ड्रग्स कहाँ जा रही थी, कौन इसके कस्टमर्स थे, कहाँ सप्लाई होनी थी? अब तक जितने तस्कर पकड़े जाए हैं उसमें से 90% ऐसा होता है कि उनको यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बताया जाता है कि ये बैग होगा या जिस माध्यम से भी वो ड्रग्स लेकर के पास हो चुके हैं उसको किसको हैंड ओवर करना है। अब इसकी जब इंक्वायरी करेगी, इससे जब जांच हो जाएगी तभी हमें मालूम पड़ पाएगा कि ये जो तस्कर पकड़ा गया हुआ है ये इसको इस बात की जानकारी थी भी कि किसको डिलीवर करना है या नहीं थी। तो शिरीष, कितने लोग यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं इस ड्रग्स के मामले में? ऐसे मतलब ऐसे देखने जाएंगे तो पूरा महीने का अभी हमारे पास पूरा स्टैटिकल डेटा नहीं है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के ड्रग्स के मामले में कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। नहीं, इस केस में क्या ये अकेला आरोपी था या इसके साथ कोई और भी था जो इसके साथ ये स्मगलिंग कर रहा था? अभी तक तो एक आरोपी के बारे में जानकारी मिली है। सुरेश, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको इस घटना के बाद से? एयरपोर्ट पर क्या सिक्योरिटी चेक में किसी तरह का बदलाव आया है, उसे हाईटेक करने को लेकर कोई आपके पास जानकारी हो? ये एयरपोर्ट पर ऑलरेडी यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट है और मुंबई एयरपोर्ट पर 12 महीने बाकायदा सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम होते हैं और उनके सिक्योरिटी इतनी सक्सेसफुल है, उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स हो या कोई भी चीज हो, जो भी चीज इंटरसेप्ट करने जैसी है उसको रोका जा रहा है, उसको पकड़ लिया जा रहा है। तो शिरीष, क्या पता चल पाया कि ये कौन सी फ्लाइट से ये ट्रैवल कर रहा था ये शख्स और कहां से इसने फ्लाइट बोर्ड की? नहीं, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई हुई है। जी श्री, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कितनी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर पकड़ी गई है और क्या कुछ इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत आंकी जा रही है, कुछ अंदाजा क्या आपको है इस बारे में? उससे मैंने आपको बताया ना, इससे भी रिलेटेड प्रॉपर जो प्रेस नोट है वो प्रेस नोट शाम को रिलीज होगा और उसी समय वो लोग इसकी पूरी जानकारी देंगे। जी ठीक है शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखाते चलें कि ये वही बैग है जिसमें ड्रग्स लेकर लाया गया है, उसे मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है कस्टम विभाग की टीम की तरफ से और आरोपी जो है वो विदेशी नागरिक है जिसके पास से ड्रग्स बरामद की गई है। फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है और पूछताछ आगे की जा रही है। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी, जैसे कि हमारे यहाँ पर कार्यकारी संपादक शिरीष हमारे साथ जुड़े जिन्होंने साझा की कि कई जो है इसी महीने की अगर बात की जाए तो अब तक कई ऐसी घटनाओं को रोका जा चुका है, पुलिस ने जब्त की है ये ड्रग्स और लगातार चेकिंग को कड़ा कर दिया गया है मुंबई एयरपोर्ट पर। और जिस तरीके से विदेशी नागरिक जो सिंडिकेट के जरिए इस तरह से काम कर रहे हैं ड्रग्स को लेकर, उस पर भी विभाग की तरफ से सख्ती के साथ नजर रखी जा रही है।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ के मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की अगली तारीख दी है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मामले में शीर्ष अदालत आने की जरूरत नहीं है, पर इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि याचिकाकर्ता स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शीर्ष अदालत में अपील करते हुए कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आपको हाल ही में ये कुछ तस्वीरें हम यहाँ दिखा रहे हैं, जहां पर लोग हैं एक तरफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है जो हाथों में तख्ती लिए, बोर्ड्स लिए प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात जोशीमठ में इस वक्त बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक हालात हैं। इसी को लेकर सुप्रीम न्यायालय का यहाँ पर दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कहा गया है कि हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना गलत है और इस मामले की तत्काल सुनवाई पर भी अभी रोक लगाई गई है। हालांकि 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई की जाएगी और ये तस्वीरें वो हैं, ऐसे गौर से देखिए आप, ये जोशीमठ के वो घर हैं जिसमें दरारें आ चुकी हैं, काफी बड़ी ये दरारें हैं और इनके कारणों पर अभी भी विवाद है और मुख्य कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर देखने को मिल रही हैं घटनाएं और अब जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है जोशीमठ में इन दरारों की वजह से लोग काफी डर के साए में इस वक्त हैं और यही कारण है कि इस वक्त वो अब सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। जिस तरीके से मौजूदा स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है, तमाम बूढ़े बच्चे हर तरह के लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से दरारें आ रहे हैं, किसी भी वक्त घर गिरने का भी खतरा इस वक्त लोगों को है। यही कारण है कि इस वक्त लोग सड़कों पर आ गए। जोशीमठ आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। दरारों की वजह से लोगों के घरों में परेशानी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद कुमार एडवोकेट जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिस तरह से फटकार लगाई है, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 16 तारीख को अगली सुनवाई की बात कही है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। आप देखें कि जो मुख्य हमारे न्यायालय हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो मंतव्य आज दिए हैं कोर्ट में, वो बड़ा ही सराहनीय है। देखिए, ये बहुत क्लियर करता है, हमारा संविधान कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है उसको जुडिशरी में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि हर जगह का एक एक लिमिटेशन बना हुआ है। जुडिशरी का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, इस तरह लेजिस्लेचर का काम है। तो एक दूसरे को काम में लोग टांग अड़ाते नहीं है। अभी जो ये मुद्दा आया है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में यदि कोई लैकिंग हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन पंगु हो गया है, तो ऐसी हालात में फिर आदमी न्यायालय के पास आ सकता है और न्यायालय उसमें इंटरवेन कर करके उसको जो है डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि मेनली न्यायालय बना है न्याय के लिए। लेकिन यदि कोई न्याय करने के लिए ऑलरेडी है, क्योंकि आज जो हमारे ऑनरेबल CJI ने कहे क्लियर कि देखिए लोकतांत्रिक सरकारें चुना हुआ है, तो लोकतांत्रिक सरकार को अभी करने दीजिए। अभी इतनी जल्दी आनंद फानन में इस पे जो है सुनवाई करना या इस पर कोई जो है कमेंट करना ये उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही आज जो मुख्य न्यायालय का जो ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है बहुत सराहनीय है और ये इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश देने की कोशिश किया है कि हर आदमी ऐसे ही जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ जाए और ये कि हम उसको अननेसेसरी जो है लिटिगेशन बनाएं और पब्लिक का पैसा जो है पैसे दें। तो प्रमोद जी, मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो उसकी गंभीरता को समझने की भी जरूरत है। यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं और कहीं ना कहीं वो लोकल बॉडीज से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं न्यायालय का दरवाजा, सुप्रीम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? विकल्प क्या बचता है आप लोगों के पास अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनकार कर दिया सुनवाई के दिन? देखिए, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो बराबर जो है टच में है। मैंने जो न्यूज के माध्यम से जो है जो ज्ञात हुआ है कि कल PM स्वयं के साथ मीटिंग कर करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उस पे राष्ट्रीय आपदा के लिए जो कार्य हो रहा है, उन्होंने कुछ अंतरिम
जो राहत है वो भी पहुंचाने का काम राज्य सरकारें की है। तो इस तरह से जो अभी 81 हाउसेज हैं उनको पुनः स्थापित करने का भी काम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ सरकार फोकस कर रही है। और देखिए न्यायालय भी कहाँ करती है, न्यायालय भी तो डायरेक्शन देगी ना और मैं जिसमें सरकार को कि आप इस तरह के जो है कार्रवाई कीजिए। न्यायालय अपने खुद तो जा करती नहीं है। जब सरकार कर रही है वहां पे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही उचित कदम है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि हर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जब ये देखेंगे, अभी 16 तारीख बहुत लंबा नहीं है, अब 6-7 दिन की बातें हैं। यदि ये सरकारें इस चीज को पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, इस बीच में यदि सरकारें इसमें ठीक से कदम नहीं उठाएगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर कदम लेगी। उसको देखिए, कदम लेने से नहीं है, लेकिन इस बीच में यदि नहीं लेती है, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कदम है। ये सरकार को इस मौका दिया गया है कि आप इस बीच में जो है किस तरह का राहत पहुंचाते हैं, वहां की जो जनता को जो है कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो राहत रिलीफ होना चाहिए। देखिए ये एक नेचुरल त्रासदी है, किसी का मैन मेड नहीं है। तो जब नेचुरल है तो नेचुरल में सरकार जो है जितना हो सकता है वो कर रही है और करेगी। यदि नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर रही है, यानी प्रमोद जी कहीं ना कहीं इस मामले में न्यायालय का रुख करना गलत है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हर मुद्दे में न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। पर क्या इस मुद्दे में, क्योंकि जैसे कि आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार के यहाँ पर सबसे पहली भूमिका आ जाती है कि वो किस तरीके से डील कर रहे हैं इस त्रासदी से, तो क्या इसमें कोर्ट का रुख करना सही है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, या पहले प्रशासन को जैसे कि मौका देने की बात आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए कि एक बार उन्हें विस्थापित किया जाए लोगों को? इस वक्त यहाँ पर लोगों को विस्थापित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच क्या रखिए और उसके बाद देखिए एक सप्ताह के अंदर में सरकार क्या करने जा रही है। और मैं समझता हूँ जो अभी तक के आ रहा है, सरकार जितनी कोशिशें हैं वहां कर रही है, वो पूरी तरह सचेत है। देखिए, कोर्ट तब इंटरफेयर करती है जब बिल्कुल सरकार अचेत अवस्था में हो, सरकार वहां न्याय कर रही हो, सरकार का एक जो नैतिक कर्तव्य है जनता के प्रति वो उसका निर्वहन नहीं कर रही। यदि ये सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज को देख रहा है न्यूज के माध्यम से या अलग माध्यम से भी कि वहां सरकारें चिंतित है और सरकारें जो भी उचित कार्रवाई है वो कर रही है, उस पर चिंता, उस पर जो विवेचना, उस पर जो रिसर्च वर्क, उसकी बड़ी बड़ी टीमें वहां जाकर के ये रिसर्च कर रही है कि उनका क्या क्या समाधान हो सकता है। उनके पुनः स्थापना के लिए जो है जगह को लोकेट किया जा रहा है, उनको एक एक घर को जो है निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। उसमें जब सरकारें सब कुछ कर रही है, बल्कि मुआवजा का भी जो है वो दिया गया कि जिनको विस्थापित किया जा रहा है तो उनको तत्कालिक राहत तौर पे उनको किया जाएगा। यदि ये नहीं होता है, यदि देखते हैं कि सरकारें इस पे अक्षम है, उसमें जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तब निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक ये प्राइमा फेसाई शुरुआत में ही सर्वोच्च न्यायालय में आना उचित नहीं है। और पर प्रमोद जी, यहाँ पर लोग काफी इस वक्त आक्रोश में हैं और डर के साए में भी हैं, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस तरह की मौजूदा स्थिति है, डर है कि घर कभी भी गिर सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा दोषी सरकार को ही माना जा रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया प्रकृति को, यहाँ पर लोगों का कहना है, और उसी के कारण अब ये इस तरह की मौजूदा स्थिति यहाँ पर बन चुकी है जोशीमठ में कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या राय है? देखिए, जोशीमठ जो एरिया है, वहां का जो पहाड़ है वो मतलब आज के जो है 46 साल पहले जो अंग्रेज का समय में था, 1946 में ही अंग्रेजों ने यह बताया था कि यहाँ पे बराबर भूकंप का इस तरह जो है वो पहाड़ ढहने का ये लगा हुआ रहेगा। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि सरकार का यह निर्माण कार्य के वजह से जो वहां पे अभी जो दरारें आई हैं मकान में, उसके वजह से आई है। तो अभी ये निश्चित नहीं हुआ है, सरकार उस पर रिसर्च कर रही है। और ये देखिए, एक नेचुरल क्लाइमेट है, ये त्रासदी है, मैन मेड नहीं है। उसके लिए सरकार राहत कार्य के लिए कार्य कर रही है, अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा रही है।
यदि उसका सख्ती नहीं लगाएगी या कार्य वहां के लोगों को राहत नहीं मिलेगी, जनता को उससे परेशानी होगा, तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं दिया। 16 तारीख का है, 16 जनवरी का, मैं समझता हूँ 6 दिन का है। तो 6 दिन में उस पे सारी चीज को, मापदंड को वो देखेगी सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद कार्रवाई करेगी। जी, और प्रमोद जी, जिस तरीके से हालात हैं और आगे ये भी डर है कि जिस तरह से बारिश की घटनाएं यहाँ पर सामने आती हैं, तो दरारों की वजह से घरों को कमजोर होना तय है, क्योंकि जिस तरह से बारिश और सर्दी का जो इस तरफ माहौल बना हुआ है, सीलन जैसी समस्याएं लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ रही हैं और इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर जाए कहाँ, इसीलिए अब वो सड़कों पर आ गए हैं तख्ती लिए। ऐसे में सरकार की क्या भूमिका हो जाती है कि लोगों को यहाँ पर आश्वासन ये दिया जा सके, और जैसे कि लोग अब बिल्कुल आमादा हो चुके हैं कि उन्हें सुप्रीम न्यायालय से ही न्याय मिल सकेगा। मैडम देखिए, सरकार जो वहाँ की राज्य सरकार है और स्थानीय प्रशासन है, वो एक एक मकान को सर्वेक्षण करके चिन्हित कर रही है और उसमें देख रही है कि कौन से मकान डैमेज है, कौन सा गिरने की स्थिति में है। उन मकानों को चिन्हित कर करके उनको पुनः स्थापित करने का जो है कार्य चल रहा है। बल्कि जो है, जैसे होटल की बात है, 2 होटल है, उसको वो खाली नहीं कर रहे थे, तो राज्य सरकार ने उनको नोटिस दिया है कि आप जो है खाली करो, जो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं वो पिटिशनर बन करके। तो ऐसा नहीं है कि जो खाली ना कर भी रहे हैं, तब भी वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें, ये तीनों मिलकर करके एक सामंजस्य तौर पे वहां पे कार्य कर रहे हैं और बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरा देश उसको देख रहा है। तो इन बातों को सब कुछ देखते हुए जब देखिए ये महसूस होगा कि वहां की जनता को स्थापित नहीं किया जा रहा है या वाकई में जो है किन्हीं को उनका मकान टूटा है और उनको जो है मकान रहने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगा। उसमें डायरेक्शन सरकार को देगी कि आप जो है फलाने को जो है नहीं हुआ, इसका मतलब काफी लोगों को नहीं मिला है और इस तरह के आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी इतनी जल्दी में, मतलब जो प्रेमा फेसाई कहते हैं, शुरुआती तौर पे इस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज का बहुत ही अच्छे विवेक का वो ये उन्होंने परिचय दिया है, तो ये सराहनीय है। तो प्रमोद जी, जो 16 जनवरी जो तारीख तय की गई, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है उस दिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, मॉनिटर करने के बाद यदि विगत 6 दिन में देखेगी सरकारें या माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकारें वहां कुछ नहीं कर रही है और उसमें सिंगल एक पर्सन भी यदि उससे वंचित हो जाता है, वो अपना उनका जो एक डिमांड के कारण उनकी जो जरूरत है, कोई आदमी सपोज कीजिए कि ये ठंड में जो है वो मर रहे हैं बिना मकान का, बिना कपड़े का, तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन देगी सरकार को कि आप जो है फलाने या पूरे राज्य में इस तरह का व्यवस्था कीजिए। इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ये सारे सर्वेक्षण करने के बाद ये संतुष्ट होगी कि वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वहाँ समुचित कानूनी रूप से और समुचित रूप से कार्य कर रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे। पर यहाँ फिर वही घूम फिर की बात आ जाती है, लोग यहाँ पर इस वक्त चाहते हैं कि जिस तरीके से विकास के नाम पर लालच के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उन कंस्ट्रक्शंस को फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडिया से ज्यादा चाइना में हो रहा है। वहाँ की जितनी पहाड़े हैं ना, उस पे आप देखेंगे कि चाइना में बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विकास के नाम पे और पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। वो सब कुछ सर्वेक्षण करने के बाद जब वहाँ कोई निर्माण कार्य होता है तो बहुत जो टेक्निकल टीमें हैं वहाँ पे जाती है और टीम जा करके एक एक चीज को परीक्षण करती है, उसके बाद जो निर्णय होता है। पर प्रमोद जी, जैसे कि परीक्षण की आप यहाँ पर बार कर रहे हैं, पर यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें भी बनी हुई हैं जोशीमठ में, उनकी इजाजत आखिर फिर किसने दी? तो यहाँ पर लापरवाही तो हुई है।
अब चाइना का एग्जाम्पल हम यहाँ पर नहीं फिट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना कहीं दरारें घर में आई हैं वो सबके सामने हैं, और वो दरारें अगर अचानक आई हैं तो कोई तो बड़ा कारण रहा होगा ना। देखिए मैडम, मैं जोशी मठ गया हूँ, क्योंकि जब मैं देखा वहां पे, तो आज की डेट में जोशी मठ में बहुमंजिली इमारतें का भरमार पड़ा हुआ है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी इमारतें वहां पे जो है वो हाउसिंग बाय लॉज के हिसाब से बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे वहां पे जो इसके पूर्ववर्ती सरकारें हैं वहां ने गलतियां की है, और बिना इजाजत लोग अपने ढंग से, मनमानी ढंग से लोग मकान का निरंतर जो है निर्माण करते गए हैं। आज हो सकता है उसके फलस्वरूप इसका जो है ये रिजल्ट आ रहा हो। तो केवल एक ये कह देने से कि वहां और जो है डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है, वहां का जो निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि उसके पहले आप देखेंगे कि वहां इस तरह का जो है बहुमंजिली इमारतें नहीं हुआ करती थी। वहां पे जो है लकड़ियों का मकान होता था, लेकिन आज लकड़ियों के मकान की जगह वहां पे 10-10 मंजिल मकाने, एवरेज जो है वहां पे 5-5 मंजिल मकाने जो है, और इस तरह जो है मकाने की पहाड़ है, तो उसका बिना जो है किसी मापदंड को अपनाए हुए, बिना किसी प्रक्रिया को, जो हाउसिंग बाय लॉज है उसकी प्रक्रिया को अपनाए हुए वहां धड़ल्ले से काम लोगों ने किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार भी जिम्मेदार है, कि जो लोग भी सरकार से मिल करके या जो इंस्टीट्यूशन से मिल करके मिली भगत कर करके इन्होंने जो निर्माण कार्य किया है, लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, उसका आज नतीजा ये है, भुगतना पड़ रहा है। यानी प्रमोद जी, वक्त आ गया है कि यहाँ पर हाउसिंग लॉज को और भी ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की लापरवाही फ्यूचर में ना हो। उत्तराखंड में और भी कई जगह हैं जहाँ पर ये खतरा हो सकता है, और जरूरत है। नहीं है ये पूरे देश में इसकी जरूरत है। आज जो है देखिए, कहीं पर भी आप खुद दिल्ली में आकर के देख लीजिए, जो एनसीआर में है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी बाय लॉज के हिसाब को, इसका जो बाय लॉज का कानून जो बना हुआ है, इसको कोई भी फॉलो नहीं किया है, कोई भी सरकारों ने फॉलो नहीं किया है। तो आज जरूरत है कि इसको सख्ती से इसको पालन किया जाए, और सरकार एक गाइडलाइन बनाए कि इसको जो है आप इस तरह से जो है निर्माण कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में देखिए, इंडिया को छोड़ करके आप चले जाइएगा किसी डेवलपिंग कंट्री में, तो आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। आप यदि है गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, गवर्नमेंट आपको पर प्रमोद जी, उस लिहाज से तो यहाँ पर अगर उत्तराखंड में देखा जाए, सिर्फ जोशीमठ की अगर बात की जाए, बहुमंजिला इमारतें लगातार वहां पर बनी हैं। अगर कुछ सालों की बात हम करें, कुछ सालों का ब्यौरा अगर देखें हम, तो तेजी के साथ वहां पर इस तरह का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में लोगों का सुप्रीम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना कहीं ना कहीं सही भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से कुछ लोग लालच के चलते इस तरह से निर्माण कर रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है। जो परिस्थिति आज बन गई है उसी का डर लोगों को पहले से था, इसीलिए अब वो सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें हाउसिंग लॉज पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दखल देने की जरूरत बन जाती है, क्योंकि जो काफी संवेदनशील मामला हो चुका है जोशीमठ में। अब मैडम देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कानून के हिसाब से, यदि कोई गलत कानूनी ढंग से कोई मकान बनाया हो और उसके कारण डैमेज हुआ है, तो उसके लिए कानून जिम्मेदार या सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकता है। उसके लिए वो पर्सन खुद का जिम्मेदार होगा। यदि कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किए हुए है, तो निश्चित रूप से वो अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके लिए जिम्मेदार वो होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गलत है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी भी कोई भी फैसला जो देती है वो न्याय संगत और तर्क संगत ही होता है। न्याय संगत के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जो मुद्दा आता है वो बहुत ही मतलब उसमें रिसर्च होकर के काफी जो है गिरा होता है, काफी उसमें दोनों तरफ से और निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, उसके बाद से ये तय की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी ये गलत नहीं होगा यहाँ पे, जो भी ठीक है प्रमोद जी, सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े एडवोकेट हैं, और उनका कहना है कि सुप्रीम न्यायालय का जो फैसला इस वक्त आया है वो सराहनीय है, क्योंकि हर बात के लिए सुप्रीम न्यायालय नहीं जा सकता। हालांकि 16 तारीख को तारीख तय की गई है, उसमें क्या सुनवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से मामला सामने आया, जहां गन्ना विकास समिति गोला में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा 2 जनवरी से बकाया गन्ना भुगतान और गन्ना मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल मांग करने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो वहीं किसानों ने 3 डिग्री छंद तापमान में गले में फांसी का फंदा डालकर भी प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अंजनी दीक्षित ने कहा है कि वास्तव में बजाज जी के द्वारा बकाया गन्ना भुगतान न करने के कारण किसान कर्ज के दलदल में दबकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। घरों में पैसे के अभाव के कारण घरेलू हिंसा होने की भी संभावना है और वास्तव में किसान के पास कोई रास्ता इस वक्त नहीं बचा है। कर्जे का फंदा किसानों के गले में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की दुर्दशा के संदेश को दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर रही है, जिसके कारण किसान और आम जनमानस जो है वो परेशान है। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो किसान है वो आगजनी के करते हुए पुतला दहन कुछ किया गया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी समय से भरी सर्दी में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि गन्ने के जो मूल्य है उसे तय किया जाए और बकाया भुगतान किया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जैसा कि आपको मालूम ही है कि गन्ने का पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी हमारे लखीमपुर खीरी का और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी बकाया लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया गन्ने का भी बकाया है किसानों का। और इस साल भी लगभग 2 महीने से ऊपर हो गई है मिल चलते हुए। इस साल के भुगतान का तो अभी कोई अता पता नहीं है। और आज हमारे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी और हमारे सहयोगी दीक्षित जी काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ 5-6 दिन से 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या मिल विभाग से अभी कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुँचा कि कब भुगतान दे रहे हैं। कोई भी संतोषजनक जो बयान या वो नहीं कर रहा है। और प्रशासन की तरफ से माननीय उप जिला अधिकारी जी आते हैं, उनके स्तर का मामला नहीं है, मामला बहुत ऊपर हाई लेवल का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, बयान दे के गए थे कि मेल चलने से पहले पूरा भुगतान हो जाएगा और नहीं तो हमारी जेलें खाली हैं। अगर कुशाग्र बजाज को अगर नहीं पकड़ के रख सकते हैं तो हम लोगों को, किसानों को ही अंदर रख लें। ये जैसा कि आपको मालूम और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे इस वक्त क्या कुछ मौजूदा हालात वहां पर हैं। दीपक, किसानों की इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ और मांगे की जा रही है उनकी तरफ से? दीपक से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको पर यहाँ पर दिखा दें कि जो किसान हैं काफी आक्रोश में है इस वक्त और उनकी तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। 2 जनवरी से यहाँ पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि गन्ने का बकाया भुगतान किया जाए और इसी को लेकर किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से लगातार उनकी मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसी के कारण अब किसान धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये भी कहना है कि जल्द ही अगर मांग पूरी नहीं की गई तो इस धरने को और तीव्र तरीके से किया जाएगा। दीपक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। दीपक, मौजूदा स्थिति वहां पर आखिर क्या है, किसानों का क्या कुछ कहना है, वो आपसे जानना चाहेंगे। दीपक, तकनीकी कारणों की वजह से दीपक से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ आपको पर बता दें कि किसानों की इस वक्त स्थिति काफी खराब है। उनका ये कहना है कि आर्थिक तंगी का सामना इस वक्त किसान कर रहे हैं। एक तो बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसलें भी इस वक्त खराब हो रही हैं और इस बीच ऐसे में गन्ना संकट जो इस तरफ है बकाया मूल्य को लेकर, उसको लेकर भी किसानों में काफी आक्रोश है। दीपक गुप्ता एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करेंगे। दीपक, क्या कुछ मौजूदा परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। दीपक, नहीं आ रही है। दीपक आवाज आ रही है आपको? हेलो जी दीपक। 2
2 जनवरी से लगातार जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और 3 डिग्री तापमान में जो है घर से निकल करके जो है पूरी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, जहां पर उन्होंने फांसी के फंदे को भी डाला और हाथ में कटोरा लेकर भी जो है अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक नहीं सुना है। तो दीपक, जिस तरीके से तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते रहे हैं, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की तरफ से भी कहा गया था कि आने वाले 2 सालों में हम परिस्थितियों को बेहतर कर देंगे और साल के 365 दिनों में कोशिश करेंगे 300 दिन काम हो फैक्ट्री में। तो इसको लेकर अब क्या रवैया है सरकार की तरफ से? क्या कोई मंत्री पहुंचा है इन किसानों से मिलने के लिए? मैम, लखीमपुर में ना तो अभी तक कोई किसान मंत्री पहुंचा है, ना तो जो है कोई विधायक अभी तक मिलने इनसे पहुंचा है। किसान जो है मतलब अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और 2 जनवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो दीपक, क्या कुछ और मुख्य मांगे हैं किसानों की, वो हम आपसे चाहेंगे बताएं। मैम, मुख्य मांगे यही है कि गन्ने का रेट जो है 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, जिसको लेकर किसान जो है धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग में जुटे हुए हैं। और क्या कुछ अन्य मांगे हैं दीपक? अन्य मांगे यही है कि जो है फैक्ट्री चलते ही उनका भुगतान समय से हो जाए, जिसके कारण उन्हें जो है काफी समस्याओं उससे गुजरना पड़ता है और बेरोजगारी के तहत में लोग दर दर भटकना पड़ता है। तो दीपक, कितना समय हो गया उन्हें बकाये का इंतजार करते हुए? फैक्ट्री मालिकों का क्या रवैया है किसानों की मांगों को लेकर? अलका जी, लगभग जो है 3 महीने पहले से जो है योगी जी आए हुए थे, जिनसे उन्होंने मांग की थी। योगी जी ने जो है कहा भी था कि इलेक्शन से पहले जो है फैक्ट्री चलने से पहले जो है सारा बकाया भुगतान जो है उनको मिल जाएगा, लेकिन उनके भी वादे जो है झूठे साबित हुए हैं, जिससे किसानों में काफी रोष है। तो दीपक, किसानों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से फैक्ट्री मालिकों की तरफ से जो भी कुछ कहा जा रहा है, उसके बारे में किसान क्या कहते हैं? किसानों का यही कहना है कि जो है अगर हमें समय से भुगतान नहीं हुआ तो हम आगे बड़ी से बड़ी कार्रवाई पे उतारू होंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो क्या दीपक, कोई फैक्ट्री का मालिक भी वहां पर पहुंचा है क्या किसानों से बात करने के लिए या आश्वासन देने के लिए कि अब उनका भुगतान हो जाएगा, या भुगतान को लेकर क्या कुछ दावे वहां पर सामने आ रहे हैं? अभी तक फैक्ट्री से जो है कोई भी संबंधित अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा है, केवल किसान ही जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो किसानों की तरफ से अब आगे के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? आगे की रणनीति को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या और भी किसान जुड़ेंगे इस संगठन में उनके साथ? किसानों ने मतलब जो है कई राजनीतिक दलों से जो है समर्थन मांगा है और अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा है, जहां पर कांग्रेस कमेटी से जो है उनको समर्थन मिला है और अन्य किसान जो है अन्य जगह से भी किसान आने को तैयार हैं। तो दीपक, वहां पर कितनी जगह पर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? और जो हम विजुअल भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी अर्थी को यहाँ पर आग लगाई गई है, उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। ये बजाज फैक्ट्री के जो मालिक हैं मिस्टर बजाज जी, उनका पुतला जो है किसानों ने जलाया था और जो है फैक्ट्री की तरफ से लेकिन अभी कोई रुझान नहीं मिल पाया है। तो क्या दीपक बजाज की तरफ से कुछ कहा गया है? किसी तरह का बयान आया है उनकी तरफ से या फैक्ट्री मालिक की तरफ से या उनके कोई स्पोक्स पर्सन की तरफ से? अभी तक बजाज की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अगर बयान नहीं आता है तो किसान जो है 3 जगह धरना प्रदर्शन करने की संभावना जता रहे हैं। तो दीपक, क्या फैक्ट्री में इस वक्त काम पर कितना असर पड़ा है इसका, वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या फैक्ट्री के काम पर इस प्रदर्शन का कोई असर पड़ रहा है? पल्लवी जी, अभी फैक्ट्री में जो है देखा जाए तो सुचारू रूप से जिस तरीके से काम होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है और पिछली बार से जो है इस बार जो है गन्ना भी फैक्ट्री को बहुत कम मात्रा में मिला है। तो गन्ना किसानों की तरफ से आगे की क्या कुछ रणनीति है? क्या अगर मांगे नहीं पूरी की जाती हैं या कोई उनसे मिलने नहीं पहुंचता है तो क्या रुख इख्तियार करेंगे वो? क्या कोर्ट की तरफ जाने का भी उन्होंने कुछ निर्णय किया है? किसानों का अगर भुगतान नहीं पूरा मिल पा रहा है तो किसान जो है NS30 और जो है NS24 को जाम करने की जो है एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं, जहां पर अधिक से अधिक किसान जो है अलग अलग शहरों से आकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दीपक, क्या ज्ञापन भी सौंपे गए हैं इस बीच जो प्रदर्शन ये किसान कर रहे हैं जिलाधिकारी को या फिर मुख्यमंत्री के नाम पर?
गन्ना अधिकारी को अभी ज्ञापन सौंपे गए थे, जहां पर गन्ना अधिकारी जो है लखीमपुर खीरी में किसान आ करके धरना प्रदर्शन करके किसानों ने जो है गन्ना अधिकारी को जो है ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो कितनी बार ज्ञापन दिया जा चुका है, क्या इसकी कोई जानकारी दीपक आपके पास है? 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई अधिकारी मतलब सुचारू रूप से पहुंचा नहीं है। चलिए दीपक, हम चाहेंगे बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार बता देंगे बीच में कि ज्ञापन कई बार किसानों की तरफ से दिया जा चुका है, मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया है, अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसानों के आसपास आप मौजूद हैं, तो क्या किसी से बात हो पाएगी? हाँ, किसानों से बात हो जाएगी। हमारे साथ में किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। दीपक, इनसे आप जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ समस्याएं हैं, कब से इस तरह की समस्या आ रही हैं, और कितनी बार इन्होंने किसी मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। किसानों की समस्या को लेकर आपने मतलब जो मंत्री को ज्ञापन दिया है उस पे कोई बात हुई, क्या आप जानकारी देंगे? केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है, बाकी जो है पेमेंट ना हुआ है और ना ही आगे हमको चलता लग रहा है होगा, क्योंकि आश्वासन ही दिया जा रहा है। इससे पहले जब यहाँ चुनाव हुआ था गोला का, तब योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगा, अन्यथा तो जेलें खाली हैं, मगर अभी तक पेमेंट इसका नहीं हुआ। तो हमको नहीं लग रहा है कि पेमेंट होगा। दूसरी बात ये है, ना तो समय से पर्चियां आती हैं और हम लोगों का गन्ना भी सूख रहा है, ठीक है, और ना ही कोई नया पौधा मिल पा रहा है मिल की तरफ से, और अगर मिलता है तो भी ब्लैक में मिल रहा है, अभी बहुत महंगा, 2000 रुपये कुंटल, 1500 रुपये कुंटल, इस तरीके से मिल रहा है। चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि आपने देखा यहाँ पर एक किसान जिससे बात की गई, उसका यही कहना है कि सरकार ने जैसे कि दावा किया था और वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया है, और इसी वजह से किसान इस वक्त काफी आक्रोशित हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि जो मिल मालिक है उनका रवैया भी किसानों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है, और बढ़ती महंगाई के बीच किसानों का जिस तरीके से बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है, उससे किसानों पर आर्थिक समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है, जिसके कारण ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे के दिनों में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये एक बार फिर से नेशनल हाईवे को जाम कर सकते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की मथुरा की ओर रुख करेंगे, जहां से एक बेहद ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, एक निजी अस्पताल में, और यहाँ दोनों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विदेशी सैलानियों को लेकर एक ट्रैवलर दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी, लेकिन इसी बीच मांट टोल के कोहरे की वजह से सामने से आते वाहन में जोरदार टक्कर मार दी गई। घायल होने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखाते चलें कि यहाँ आप देख सकते हैं विजिबिलिटी इस वक्त बहुत ही ज्यादा कम है और ना होने के बराबर है लगभग, और ऐसी स्थिति में ये दुर्घटना हुई है। एक एक्सीडेंट हुआ सुबह जब कोहरा था, इसमें एक टूरिस्ट ट्रैवलर गाड़ी जो है एक आयशर कैंटर से टकरा गई। इसमें इस गाड़ी में 6 विदेशी लोग सवार थे, जिनको की हल्की चोट आई है, तथा ड्राइवर और परिचालक जो था को ड्राइवर, उनको भी चोट आई है। इन लोगों को जो है यहाँ पर मथुरा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करी गई। खबर पर अधिक जानकारी के लिए रिंकू शर्मा हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। रिंकू, ये जो घटना सामने आई है, इस पर जो घायल हैं उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? पल्लवी, मैं आपको बता दूं, ये सुबह की घटना है। कोहरे की वजह से एक सुबह एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें करीब 6 विदेशी लोग पर्यटक थे, वो घायल हो गए थे, जिसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
और वहां से गाड़ियों को वहां से हटवाया गया है और हाईवे को चालू करा गया है। जिस तरह से जो सुबह से ही जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। तो रिंकू, क्या लगता है क्या मुख्य कारण क्या रहा है? बढ़ते मामलों पर परिवहन विभाग का क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पर? पल्लवी, मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के द्वारा सब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि रात के समय कोहरा में वो रोड पर नहीं चलेगा। जिस तरह से कोहरा है, ठंड पड़ रही है, उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। जिस तरह से एक जो कंटेनर था उसमें जो उसको बताया जा रहा है कि डिवाइडर, वहाँ क्या नाम है, रोड पर जो डिवाइडर लगे होते हैं वो दिख नहीं पाया, उसकी वजह से उसमें ब्रेक ली, एक्सीडेंट हुआ। पीछे से जो गाड़ी आ रही बैठकों की वो उसमें जा घुसी और उसको घुसते ही कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसको लेकर ये हादसा हो गया था। और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, जिससे केवल लोग जो थोड़ी बहुत चोट आई है उनको, और उनको जो घायल है उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। पर इनको इस मामले में 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। क्या लगता है क्या ओवर स्पीड की वजह से यह हादसा हुआ? क्योंकि विजिबिलिटी तो वाकई 0 है, लेकिन ऐसे में गाड़ी की गति को धीमा करने की भी बात यहाँ पर परिवहन विभाग की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है और इसमें 2 लोगों की क्योंकि जान चली गई है, तो क्या लगता है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्या ओवर स्पीड थे इसलिए ये उनकी जान गई? पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सुबह रोड पर जो ठंड थी और कोहरा था, कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। जिस तरह चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाना था, वाहनों की भी रफ्तार बहुत कम थी, मगर ड्राइवर को मतलब डिवाइडर न दिखने की वजह से, कोहरा की वजह से हादसा हो पाया है, और जिसमें ये हादसे की वजह से ये लोग घायल हुए। तो इनको घायलों की इस वक्त कैसी स्थिति है, क्या हालत है? जी, मैं आपको बता दूं, घायलों में 2 लोगों की थोड़ा चोट ज्यादा है, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोग थोड़ी चोट है, जिनको मथुरा के हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है और सबका इलाज चल रहा है। तो बढ़ते पर जो एक्सीडेंट्स है, इनको काफी समय से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। तो ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, ये क्या रणनीति में क्या कुछ बदलाव करेंगे वो? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की ओर से बार बार लोगों को वहाँ जागरूक भी किया जा रहा है कि रोड पे ठंड में, कोहरे में रोड पर वो न चले, जिससे कोई हादसा नहीं हो पाए। मगर अब ये नहीं कहा जा सकता है कि हाई स्पीड ज्यादा थी या कम थी, मगर ये कहा जा सकता है कि सुबह के समय में इतना तेज कोहरा था जिसमें आमने सामने का लोग क्या वाहन भी नहीं दिख पा रहे थे, और इसी की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। पर इनको हाल ही में बसों के संचालन का जो नया समय तय किया गया है, क्या उससे हादसों में कोई कमी आई है? जी, मैं आपको तो जिस तरह से रोडवेज विभाग के द्वारा जो आदेश किया गया था कि शाम को 8 बजे के बाद रोडवेज बस स्टैंडों से कोई भी गाड़ी नहीं निकाली जाएगी, मगर इस समय जो ये प्राइवेट वाहन है जो चल रहे हैं, जो ये हादसे का, क्योंकि कोहरा तेज है, जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ठंड भी ज्यादा है, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ लोग दूर दूर से यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो इसी वजह से लोगों को अपील भी की जा रही है कि वो कोहरे के समय वाहन न चलाएं। तो ये प्रशासन के द्वारा भी बार बार अपील की जा रही है। तो रिंकू, जो घायल हैं उनकी संख्या कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं इस पूरी दुर्घटना में? जी, मैं आपको बता दूं, उसमें 6 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं और 2 लोग और करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसको प्रशासन के द्वारा सभी को हॉस्पिटल, मथुरा और जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रिंकू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि ये दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं, विदेशी बताए जा रहे हैं, वो जो कि पर्यटक हैं और घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन दुर्घटना का शिकार हुए हैं। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब आपको बता दें, मामला रायबरेली से सामने आया, जहां पुलिस की सक्रियता से महिलाओं का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो कि राह चलते महिलाओं की चेन स्नैचिंग करता था। अब मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज के चौराहे का। यहाँ पर ऑटो से बाजार जा रही एक महिला के साथ एक एक करके 4 महिलाएं ऑटो में सवार हुई और उसके बाद महिला को घेर कर बैठ गई। ऑटो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो ऑटो में बैठी एक महिला ने उस महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो उस घटना के बाद से लगातार वहां पर चीख पुकार हुई और उसके बाद इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की जो पूछताछ है इनसे वो की जा रही है और काफी समय से महिलाओं का ये जो गिरोह है ये सक्रिय था। ये ऑटो में जब बैठे हम लोग तो ऑटो से थोड़ी दूर आगे आए हैं,
मार्ट से आगे आए तो ऑटो 2 लोग पहले आई, तो 2 लोग के लिए तो ऑटो में जगह हो गया और इसके बाद इकट्ठा सारी औरतें बैठने लगी। तो फिर वो पीछे से जो औरत आई ना, तो यहाँ जैकेट बंद था और अंदर से ऐसे हाथ डालने लगी, तो हमसे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा था। पीछे देखे एक चैन मेरा ऐसे खींच रही थी। जब हमने बोला कि चैन क्यों खींच रही है, तो कह रही हम नहीं चैन खींच रहे, हमका चैन तो खींच रही और चैन मेरा ऊपर आ गया। तो इसके बाद और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। ओम शंकर शुक्ला, इस मामले में और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी हाँ, ये महिलाओं का एक संगठित गिरोह था जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जा जाकर जो है वो इसी तरह की छिनैती, टक्करबाजी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। और ये जो 4 महिलाएं हैं, इनमें 3 महिलाएं आजमगढ़ की हैं और 1 महिला जो है वो गोरखपुर की है। चारों महिलाओं को जो है एक शहर के भीड़ भाड़ एरिया में जो महिला बाजार जाती थी ऑटो से या रिक्शा से, उनको ये करके उसी ऑटो में सवार हो जाती थी। उसके बाद चारों तरफ से घेर लेती थी और क्योंकि ठंडक का मौसम चल रहा है इस वजह से उसके बैग या उसके ऊपर जो है वो शाल से उसको ढक लेती थी। उसके बाद दूसरी महिला उस बैग पर हाथ साफ कर देती थी। इसी तरह की घटना कल जो है राजनीति शहर कोतवाली क्षेत्र की बिजली गाड़ी चौराहे पर सामने आई है। आपको बता दें, जैसे वो महिला ऑटो में एक एक करके वो सभी चारों महिलाएं जो है ऑटो के ऊपर सवार हो गई और उसके बाद जैसे ही ऑटो बढ़ा तो उसके बैग के ऊपर जो है एक महिला ने अपना शॉल डाल दिया। उसके बाद जो है एक महिला ने उनके गले पे हाथ डाल के चैन खींचने की कोशिश की, लेकिन उस महिला के चिल्लाने पर किसी बगल में पुलिस का बूथ था, वहां पर महिला सिपाहियों की तैनाती थी और स्थानीय लोगों की मदद पुलिस ने उन चारों महिलाओं को पकड़ लिया है। और आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश अयोध्या हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन चारों महिलाओं के खिलाफ अलग अलग थानों में जो है आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ओम शंकर, कब से ये महिलाएं इस तरह से सक्रिय थीं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही थी? अब यहाँ की बात करा जाए तो 2021 से इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत होना शुरू हुए हैं और लेकिन ये कई थानों में इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जेल भी जा चुकी है। रायबरेली में इन्होंने दक्षावा थाना क्षेत्र के अंदर भी एक महिला से 20,000 रुपए की टक्करबाजी की थी। इसका भी खुलासा करते हुए इन चारों महिलाओं को शहर कोतवाली पुलिस ने भेज दिया है। तो ओम शंकर, कितने महिलाएं इस गिरोह का पार्ट बनी हुई थी और पुलिस की तरफ से क्या जानकारी सामने आई है कि कितने मेंबर हैं इस ग्रुप में? मेंबरों की संख्या नहीं ज्ञात हो पाई है, लेकिन 4 महिलाओं मौके से गिरफ्तार करी गई हैं और इनके पास से उस महिला की सोने की चैन भी पुलिस ने किया है, जिसको महिला को सुपुर्द करके जो है इन चारों महिलाओं की गिरफ्तारी होकर इनको जो है सीनेट ऐप में इनका फिंगरप्रिंट लेकर जो है जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एक राजनीतिक पुलिस से बड़ी सफलता भी मानी जा रही थी कि जिस तरह से जाड़े के सीजन में टक्करबाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश हुआ दिख रहा है। तो क्या ओम शंकर ये रायबरेली में ही सक्रिय थी या ये महिलाएं अंतर जनपद किसी और शहर में या किसी और जिले में जाकर भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही थी? नहीं, ये चारों महिलाओं के गैंग है और ये चारों महिलाएं जो है ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाती थी और जहाँ भी जाती थी ये गिरोह बनाकर जाती थी और घटना को अंजाम देने का तरीका था वो यही तरीका था कि एक एक करके जो है गाड़ियों में सवार होती थी और उसके बाद जो है एक महिला को छेड़छाड़ करती थी, क्योंकि ये टारगेट पहले से कर लेती कौन सी महिला कितना जेवर पहने हैं या पर्स में उससे कितना पैसा है, उसको टारगेट स्नैचिंग कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टारगेट करता ही उस महिला पीछा करती थी और घटना को अंजाम देती थी। तो ओम शंकर, क्या और भी कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है महिलाओं के पास से? हाँ, इन्होंने जो 20,000 की लूट की थी इसके बारे में इनका खुद का कबूलनामा आया है कि जो है इसमें से काफी पैसे इन्होंने खर्चा कर दिए थे, कुछ पैसे इनके पास बचे हुए थे, लेकिन इस महिला की जो इन्होंने छीनने की कोशिश की उसको पुलिस ने बरामद करके महिला को सौंप दिया है। चलिए ओम शंकर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि महिलाओं का ये गिरोह जो है बताया जा रहा है कि इस साल 2021 में भी ऐसे ही छिनौती की घटना का मामला एक दर्ज किया जा चुका है और इससे पहले भी वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं और फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह को जो है अरेस्ट कर लिया है, जिसमें फिलहाल 3 से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। ये गिरोह कितना बड़ा है और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं उसको लेकर भी इस वक्त जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन फिलहाल चोरी की इस वारदात को होने से रोक दिया गया। लोगों की सक्रियता की वजह से उस महिला की चेन बच गई जिसे छीनने की कोशिश की जा रही थी और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। इसी के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।